पार्ट फर्स्ट में आपने यह देखा कि अगर शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। इस पार्ट में आप उन अंशों को कैसे हम री इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। अगर फॉरफिट किए गए शेयर एट पार 10 रुपये के शेयर 10 रुपये में जारी किए जाते हैं, री इशू किए जाते हैं, तो उस समय हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और अगर शेयर एक्सेस अमाउंट पर इशू किए जाते हैं, यानी प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं फॉरफिट किए गए शेयर, तो ऐसी कंडीशन में हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना उसका फेस वैल्यू अंकित मूल्य है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जितना उसका ज़्यादा मूल्य मिला। यदि शेयर अंश जो है री इशू डिस्काउंट पर किए जाते हैं तो ये डिस्काउंट कहाँ से पूरा करती है कंपनी? शेयर फॉरफिटर अकाउंट में जो फॉरफिट किए गए अमाउंट, जो जब्त किए गए अमाउंट हैं, उसमें जो रखा गया क्रेडिट किया गया उसी अमाउंट से शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जो री इशू करते समय छूट देते हैं। ये मैक्सिमम छूट कितनी दी जा सकती है कंपनी द्वारा? जितना कंपनी ने फॉरफिट किया है अंशों पर रकम को, उससे ज़्यादा कंपनी छूट नहीं दे सकती। इसलिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट किया जाता है, लॉस होता है कंपनी का, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, रकम मिलती है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। कभी कभी डिस्काउंट पर जो शेयर री इशू किए जा रहे हैं ऑलरेडी पहले से डिस्काउंट पर ही इशू किए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा एंट्री करते समय सावधानी रखनी पड़ती है। क्या एंट्री करते हैं इसमें कि जो अमाउंट री इशू के समय मिलता है उससे बैंक अकाउंट डेबिट होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को अब यहाँ डेबिट करते हैं। जैसे 10 रुपये के शेयर पहले 9 रुपये में जारी किए गए थे, 1 रुपये में डिस्काउंट दिया गया था। री इशू मान लीजिए 8 रुपये में किया जा रहा है तो 2 रुपया री इशू का डिस्काउंट होता है। पहले ओरिजिनल जब शेयर जारी किए गए थे उसमें 1 रुपया छूट दिया गया था, अब री इशू करते समय 2 रुपये दिया जा रहा है, तो 1 रुपये छूट की रकम को हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट में लिखेंगे और बाकी 1 रुपया जो है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये कि जो पहले छूट दी गई थी वो फॉरफिचर करते समय क्रेडिट हो जाती है, अब यहाँ जब री इशू करते हैं तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, बाकी शेयर फॉरफिचर अकाउंट से पूरा करते हैं। लेकिन मान लीजिए री इशू 9 रुपये 50 पैसे से किए जाते हैं, यानी केवल 50 पैसे ही डिस्काउंट दिए जाते हैं री इशू में, तो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स में केवल 50 पैसे लिखेंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट को नहीं डेबिट करेंगे। लेकिन कुछ लेखकों ने शेयर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट न करके बल्कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट किया है। अब जैसा लेखा करते समय ये पॉलिसी अपनाई जाए, लेकिन बेहतर यही होता है कि पहले हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को जो पहले से कर चुके हैं उसको पूरा कर लें और उसके बाद बाकी शेयर फॉरफिचर अकाउंट से पूरा करें। तो इस तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। अब जो शेयर फॉरफिट किए गए उनको री इशू कर दिया गया, तो ऐसे री इशूड फॉरफिटेड शेयर का, यानी ऐसे अंशों पर जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस बचता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो बैलेंस बचा रहेगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जैसे मान लीजिए पहले राउंड में 1000 शेयर फॉरफिट किए गए, री इशू 1000 का कर दिया गया,
तो पूरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो 1000 फॉरफिट किया गया उसमें से केवल 800 शेयर ही जारी किए जाते हैं, 200 शेयर नहीं जारी किए जाते हैं, नहीं री इशू किए जाते हैं, तो 200 जो री इशू नहीं किए गए हैं उनका बैलेंस हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। जो री इशू किया गया है केवल उतने ही करेंगे। कभी कभी ये होता है कि 2 शेयर होल्डर 3 शेयर होल्डर से रकम जो नहीं मिली है उनके शेयरों को फॉरफिट कर देते हैं। किसी ने एप्लीकेशन केवल जमा किया है, अलॉटमेंट से बकाया है, किसी ने अलॉटमेंट भी दिया है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का है, किसी ने फर्स्ट कॉल दिया है, केवल फाइनल कॉल का बचा है। ऐसे शेयर में से मान लीजिए 1000 शेयर जारी किए गए हैं, फॉरफिट किए गए हैं, और उसमें से 400 शेयर ऐसे हैं कि जिन पर 6 रुपये एरियर था, बकाया था, और 600 शेयर ऐसे हैं जिन पर 4 रुपये बाकी थे। कंपनी केवल 500 शेयर या कंपनी केवल 800 शेयर जारी करती है, 200 शेयर नहीं जारी करती है। तो किस शेयर को, अगर क्लियर कट प्रश्न में दिया गया है कि किसके शेयर को री इशू किया गया है, कितना इशू री इशू किया गया है, उसको आप उसके हिसाब से चलेंगे। नहीं तो ये होता है कि जिस शेयर पर एरियर अमाउंट ज़्यादा होता है उसको पहले हम जारी करते हैं। क्या थे कि जैसे 6 रुपये बाकी था, 400 शेयर थे, तो इनको पहले री इशू कर देंगे। बाकी अगर मान लीजिए 800 शेयर जारी किए गए हैं तो 400 दूसरे वाले में से इशू किए जाएंगे। यानी कि जिन पर कम रकम बकाया होती है उनको बाद में जारी करते हैं, और जिन पर ज़्यादा रकम बाकी होती है उनको पहले री इशू करते हैं। यहाँ इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि री इशू करते समय कंपनी को यह ध्यान रखना होता है कि जो प्रेजेंट शेयर होल्डर है जिसे फॉरफिट किया गया है उसको री इशू नहीं करते। लेकिन अगर उस शेयर होल्डर ने फॉरफीचर के पहले ही, यानी नोटिस दी गई, फॉरफिट की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अंतिम चरण में है, और उसका डिसीजन लेने से पहले अगर उसने सर्टिफिकेट रद्द होने के पहले ही उसने बकाया रकम जमा कर दी तो उसका शेयर फॉरफीचर नहीं होगा। ऐसे शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैलकुलेट करते समय, इसकी रकम निकालते समय इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में किस शेयर का क्रेडिट किया है, और फॉरफीचर को फॉरफिट किए गए शेयर को जब री इशू किए गए हैं तो किस शेयर के फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया गया है। जो बैलेंस बचेगा वही कैपिटल रिजर्व होगा।